So we'll go ahead with the next topic, which is very, very simple and of course very, very interesting. तो अगला टॉपिक है हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स। बेसिकली हमको हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स ये पता होना चाहिए टू स्टडी डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग एंड डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम। तो अब तक हमने स्टेशनरी वेव का सिर्फ जनरल थ्योरी देखा था, और जनरल थ्योरी देखते वक्त हमने एग्जाम्पल लिया था ट्रांसवर्स वेव का, क्योंकि स्टेशनरी वेव हमने जब देखा तो फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया था, हमने बोला था कि रिजिड सपोर्ट है, इस पे एक वायर है, स्ट्रिंग है। हमने इस स्ट्रिंग में से एक सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव प्रोपोगेट कर दिया विच इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वही वेव रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा। तो ओरिजिनल वेव और रिफ्लेक्टेड वेव में इंटरफेरेंस होता है, ओरिजिनल वेव में और रिफ्लेक्टेड वेव में इंटरफेरेंस होता है, एंड द रिजल्टेंट वेव सो ऑब्टेन्ड इन दिस केस इज स्टेशनरी वेव, इट इज इन द फॉर्म ऑफ लूप्स। तो लूप बनते हैं। डायग्राम थोड़ा गलत है, स्केल में नहीं है, ठीक है, लेकिन सिर्फ समझने के लिए। तो यहाँ पे हमने स्टेशनरी वेव का सिर्फ बेसिक थ्योरी समझने के लिए हमने यूज किए थे ट्रांसवर्स वेव, लेकिन स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन दोनों टाइप के वेव्स के लिए होता है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव दो टाइप के होते हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल। तो हमको इन डिटेल देखना है तीन केसेस। पहले मैं बता देता हूँ कि केसेस क्या है, फिर एक एक करके हम देखेंगे। तो हमको डिस्कस करने हैं इन टोटल थ्री केसेस। एक है मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग। स्ट्रेच स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग को तुमने स्ट्रेच किया है, मतलब उसमें टेंशन है और टेंशन होना चाहिए। टेंशन नहीं होगा तो जिस स्ट्रिंग में टेंशन नहीं होता है उसमें से ट्रांसफर से प्रोपोगेट ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो 11th स्टैंडर्ड में तुमने देखा था। वेलोसिटी ऑफ ट्रांसफर वेव इज अंडर रूट ऑफ टी बाई एम। तो जब टेंशन ही नहीं होगा तो वेलोसिटी जीरो बन जाएगा। तो इसके डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन हो सकते हैं। अब डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन का मतलब क्या है? सबसे पहले स्टेशनरी वेव के लिए रूल नंबर वन, आपके पास एक वेव होना चाहिए। वही वेव जाएगा, वही रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा। तो वेव जनरेट करने के लिए हम लोग, वेव क्या होता है? डिस्टर्बेंस इन मीडियम। तो हम पहले इस मीडियम को, जो इस केस में मीडियम क्या, रस्सी, इसको क्या करेंगे? डिस्टर्ब। डिस्टर्ब करना मतलब रस्सी को प्लग करना, खींचना और छोड़ देना। तो डिपेंड करता है कि आप उसको प्लग कहाँ कर रहे हो। अगर आप सेंटर में प्लग करते हो, लॉजिकली स्पीकिंग तुम सेंटर में प्लग करोगे तो सेंटर में पकड़ोगे और खींचोगे। तुमको याद है एंटीनोड कहाँ बनता है? जहां से वेव स्टार्ट हुआ। तो इस केस में हम लोग डिस्टरबेंस कहाँ दे रहे हैं? सेंटर ऑफ द वायर। तो एंटीनोड कहाँ बनेगा? सेंटर। तो लॉजिकली स्पीकिंग कि यहाँ पे जब आप प्लग करोगे मतलब तुम इस पॉइंट को नीचे ला रहे हो, तो वायर ऐसा बन जाएगा, और छोड़ दोगे तो रिफ्लेक्ट होके ऐसा आ जाएगा। तो ये आ गया फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। मतलब सबसे बेसिक मोड में आपको सिर्फ एक लूप देखने को मिलता है। गुड। देन रिमेंबर आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट, फिर हम पूरा डिटेल देखेंगे, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो स्ट्रेच स्ट्रिंग के केस में एक लूप बन सकता है, दो लूप भी बन सकते हैं, तीन लूप बन सकते हैं, वो हमको देखना है डिटेल में। सिमिलर थिंग कैन हैपन फॉर एयर कॉलम। अब जब एयर कॉलम की बात करते हो तो एयर कॉलम होते हैं दो टाइप के। एक होता है ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप या फिर अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स। पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स, ये पाइप है जो दोनों एंड पे ओपन है, और ये पाइप है जो एक एंड पे ओपन है और एक एंड पे क्लोज है। इसको बोलते हो ओपन ऑर्गन पाइप, इसको बोलते हो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। इसको और एक नाम है पाइप ओपन एट बोथ द एंड, इसको बोलते हो पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। और इसको ऑर्गन पाइप क्यों बोलता है? क्योंकि इफ समवन प्लेस म्यूजिक मे बी, तो बांसुरी देखा होगा, ये सब ऑर्गन पाइप होते हैं। हाँ, तो बिकॉज दिस इज सम रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ, आई मीन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दैट यू यूज। तो बांसुरी मतलब ऐसा ही होता है वो। कभी प्ले किया है बांसुरी? देखा है कम से कम। हाँ, तो मोर और लेस इज द सेम थिंग। गिटार मोर और लेस इज द सेम थिंग, आएगा स्ट्रिंग का केस होता है गिटार में। तो ठीक है, एनीवेज जस्ट टू गिव एन आइडिया। तो जैसे यहाँ पे अलग अलग मोड्स थे, एक लूप, दो लूप, तीन लूप, चार लूप, पांच लूप, वैसे यहाँ पे भी होता है। तो हमको डिटेल में देखना है दोनों तीनों केसेस। वी विल स्टडी मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग, वी विल स्टडी
more the vibration of open pipe, we will study more the vibrations of closed pipe. लेकिन modes of vibration पे जाने से पहले there are some basic definitions that you must know. Harmonics and overtones. अब होता क्या है, चाहे आपके पास स्ट्रेच स्ट्रिंग हो, स्ट्रेच स्ट्रिंग में मीडियम होता है स्ट्रिंग, चाहे आपके पास पाइप हो, पाइप ओपन या क्लोज कोई भी हो सकता है दोनों में से, उसमें मीडियम क्या है, एयर, क्योंकि उसमें वेव कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल, इसमें वेव कौन सा है, ट्रांसवर्स। तो जब आप वेव को प्रोपोगेट करते हो, मतलब बेसिकली वाइब्रेशंस होते हैं वहां पे, है ना। when a wave passes through a string, particles are vibrating. So when you set a stretch string into vibration or you set air column into vibration, तो होता क्या है, ऐसा हो सकता है कि जो सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी है उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं 10। एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी 5, इट कैन बी 10, एग्जाम्पल चलो 10 मान लो। तो हम जब एक स्ट्रिंग को वाइब्रेट करवाएंगे या एक एयर कॉलम को वाइब्रेट करवाएंगे, तो होता क्या है, उसमें सबसे छोटा जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको बोलते हो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल, सपोज सपोज सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी है एन, उसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ 10, राइट। तो वेन एवर देर आर वाइब्रेशन, तो सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं आता है, इट कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्रीक्वेंसीज, एंड दोज फ्रीक्वेंसीज आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो 2n, 3n, 4n, 5n, मतलब 20, 30, 40, 50 ऐसा आ सकता है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी along with all its integral multiple are known as harmonics। याद रखना, जो भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, अगर 5 है तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, they are called as harmonics। Fundamental frequency along with all the integral multiples are called as harmonics। अगर 10 है तो 10, 20, 30, 40, 50, 60। Okay, so when a stretch string और एन एयर कॉलम, अभी एयर कॉलम भी दो टाइप के हैं, वो मैं फिलहाल तो बोलूंगा नहीं, इट कैन बी ओपन एयर कॉलम और इट कैन बी एयर कॉलम क्लोज्ड एट वन एंड। So when a stretch string or an air column is set into vibrations, the vibrations consist of fundamental frequency and certain higher frequencies So fundamental frequency along with all its integral multiple, fundamental frequency along with ये important word है, along with this is very important, along with all its integral multiple are known as harmonics, तो फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने एक स्ट्रिंग को वाइब्रेशन में सेट कर दिया या फिर लेटर से एयर कॉलम को वाइब्रेशन में सेट कर दिया, मान लो सबसे छोटा जो फ्रीक्वेंसी था उसको एन नाम दे दिया, तो 2n, 3n, 4n, 5n ये सारे हार्मोनिक्स है। इसमें से जो सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी है इसको तुम क्या बोलते हो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या फिर इसको तुम बोलते हो फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बोलते हो इसको, फर्स्ट हार्मोनिक। इसको बोलोगे सेकेंड हार्मोनिक, इसको बोलोगे थर्ड हार्मोनिक, इसको बोलोगे फोर्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सिक्स्थ हार्मोनिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज फर्स्ट हार्मोनिक, राइट। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज फर्स्ट हार्मोनिक। 2n to fundamental is called as second harmonic, 3n is called as third harmonic, 4n is called as fourth harmonic। तो अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 5 है, 5 है, 5 तो 5 is first harmonic, 10 is
सेकेंड हार्मोनिक, 15 इज थर्ड हार्मोनिक, 20 इज फोर्थ हार्मोनिक। अब कभी कभी होता क्या है, मैं यही एग्जांपल लेता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझेगा अगर यही एग्जांपल लिया तो इट इज बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो कभी कभी होता क्या है, होता ऐसा है कभी कभी हमने एयर कॉलम को या स्ट्रिंग को वाइब्रेशन में सेट कर दिया। सबसे पहला फ्रीक्वेंसी था एन, एग्जांपल लेट अस से 10। तो 10 के बाद क्या मिलना चाहिए? 20 नहीं है, एब्सेंट है। फिर 30 है, फिर 40 एब्सेंट है, फिर 50 है, फिर 60 एब्सेंट है, फिर 70 है ना, फिर 80 एब्सेंट है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के सारे मल्टीपल प्रेजेंट नहीं है। तो उस केस में फंडामेंटल को छोड़ के जो नेक्स्ट हायर होगा, फंडामेंटल कौन था? एन। उसके बाद जो नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसीज हैं, इनको बोलते हो ओवरटोन्स। क्या बोलते हैं इसको? ओवरटोन्स। तो ओवरटोन्स ये वर्ड कब यूज होता है? ओवरटोन्स ये वर्ड यूज होता है to represent the higher frequencies other than fundamental which are actually present। यहाँ पे n, 2n, 3n, 4n, 5n, तो यहाँ तो सारे ही प्रेजेंट है, तो ये हार्मोनिक्स बन गए, राइट। n इज फर्स्ट हार्मोनिक, 2n इज सेकंड हार्मोनिक, 3n इज थर्ड हार्मोनिक, 4n इज फोर्थ हार्मोनिक। फंडामेंटल को छोड़ दो, फंडामेंटल को छोड़ के जो भी हायर फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? ओवरटोन्स। तो यहाँ का पहला ओवरटोन कितना है? 2n है। यहाँ का पहला ओवरटोन कितना है? 3n। मतलब यहाँ का पहला ओवरटोन इज सेकंड हार्मोनिक, यहाँ का पहला ओवरटोन इज थर्ड हार्मोनिक, यहाँ का सेकंड ओवरटोन इज थर्ड हार्मोनिक, यहाँ का सेकंड ओवरटोन इज फिफ्थ हार्मोनिक। तो ओवरटोन्स हम लोग ये वर्ड तब यूज करते हैं तो स्पेसिफिकली इंडिकेट द फ्रीक्वेंसीज विच आर एक्चुअली प्रेजेंट। क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होगा ना कि n है तो 2n भी है, हो सकता है 2n नहीं है, 3n है, हो सकता है 3n भी नहीं है, 4n है। तो n, 4n, 7n, 10n ऐसा भी होता है। तो ओवरटोन ये वर्ड स्पेसिफिकली इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट higher frequencies which are actually present in that set of vibrations। तो overtones or let us say overtone is used to represent higher frequencies। मैं जब हायर फ्रीक्वेंसीज बोल रहा हूं मतलब फंडामेंटल छोड़ के, फंडामेंटल छोड़ के, क्योंकि मैंने हायर बोला मतलब मुझे फंडामेंटल काउंट नहीं करना था। तो ओवरटोन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट हायर फ्रीक्वेंसीज व्हिच आर एक्चुअली प्रेजेंट, which are actually present। देखो आइडियली स्पीकिंग ये सारे ही मल्टीपल है, 10, 12, 13, 14, 15 देयर आर ऑल मल्टीपल्स। लेकिन सारे मल्टीपल प्रेजेंट होंगे ऐसा नहीं होता है। यू मे नॉट हैव ऑल द मल्टीपल्स, यू मे हैव n डायरेक्टली 5 and 10 and 15। So overtone is used only to represent the frequencies which are actually present। So for example, let us say I have set of frequencies n। सबसे छोटे वाले को क्या बोल दोगे तुम? फंडामेंटल। सबसे छोटा है फंडामेंटल, और फंडामेंटल को फर्स्ट हार्मोनिक बोलते ही है, वो तो फर्स्ट हार्मोनिक है ही। उसके बाद क्या है? 3n है। 3n को आप बोलोगे फर्स्ट ओवरटोन, दिस इज फर्स्ट ओवरटोन। मतलब फंडामेंटल के बाद जो भी पहला है वो फर्स्ट ओवरटोन बन जाता है, और ये फर्स्ट ओवरटोन क्या है? थर्ड हार्मोनिक है। उसके बाद सपोज 5n है तो ये क्या बन गया? सेकेंड ओवरटोन। सेकेंड ओवरटोन इज फिफ्थ हार्मोनिक। करेक्ट? क्लियर? तो डिफरेंस समझ में आया अच्छे से? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो फॉर जेडबल इन नीट एंड सीईटी। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे अदरवाइज। So whenever you set a string into vibration or whenever you set an air column into vibration, the vibrations have a certain frequency, the minimum frequency, which is called as fundamental frequency, along with higher frequencies। अगर मैं फंडामेंटल के सारे मल्टीपल ले लूं तो फंडामेंटल along with all its integral multiple, integral integer होना चाहिए, n, 2n, 3n, 4n, they are called as harmonics। Fundamental is first harmonic, 2n is second harmonic, 3n is third harmonic, right? But overtones are the frequencies, higher frequencies, मतलब fundamental छोड़ के, which are actually present in that set of frequencies। तो अगर n है उसके बाद 5n है तो 5n is first overtone, but it is fifth harmonic।
ओके, गुड। तो पहले तो इतना पता होना चाहिए था। अब हमारा फोकस होगा ऑन वाइब्रेशंस, मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। तो मैंने जैसे तुमको अभी आज बताया स्टार्ट करते वक्त कि हमको तीन केसेस इंपॉर्टेंट है। एक केस है स्ट्रेच स्ट्रिंग का, दो केसेस है एयर कॉलम के। एयर कॉलम में ओपन एयर कॉलम एंड क्लोज्ड एयर कॉलम, राइट? क्लोज्ड एट वन एंड मतलब। तो वी विल स्टार्ट विथ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। और कोई भी कंक्लूजन पे आने से पहले, मतलब अगर आपको बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आ गया ना, तो कम से कम पहले तीन फ्रीक्वेंसीज तुमको डिराइव करने पड़ते हैं। पहले तीन फंडामेंटल, उसके बाद के दो। जब तक तुम पहले तीन फ्रीक्वेंसीज नहीं डिराइव करते हो, यू कैन नॉट कम टू एनी कंक्लूजन। तो याद रखना, कोई भी कंक्लूजन लिखने से पहले यू हैव टू डिराइव मिनिमम थ्री। सो मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। जब मैं बोल रहा हूं स्ट्रेच, मतलब टेंशन है वहां पे स्ट्रिंग में, स्ट्रेच स्ट्रिंग। तो एक काम करते हैं, लेट अस कंसीडर अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, मास कैपिटल एम, टेंशन टी। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इसका लेंथ है एल। लेंथ एल मतलब एक रिजिड सपोर्ट से दूसरे रिजिड सपोर्ट का डिस्टेंस है एल। इसका मास है एम, इसमें टेंशन है टी। सो कंसिडर a stretched string of mass capital M, length capital L and tension T। फिर अगर आपको याद होगा, हमने ना लीनियर मास डेंसिटी या फिर मास पर यूनिट लेंथ डिफाइन किया था। लीनियर मास डेंसिटी और मास पर यूनिट लेंथ एक ही चीज है। आप करते क्या हो इसमें, आप ना टोटल मास लेते हो वायर का, उसको टोटल लेंथ से डिवाइड कर देते हो। क्यों? एग्जाम्पल, सपोज एक वायर है जिसका मास 20 किलोग्राम है और उसका लेंथ 10 मीटर है। तो हर एक मीटर में कितना? 2 किलोग्राम पर मीटर। उसको बोलते हो लीनियर मास डेंसिटी या फिर मास पर यूनिट लेंथ। और ये क्यों चाहिए? क्योंकि वेलोसिटी के इक्वेशन में ये आता है। वो तुमने 11th स्टैंडर्ड साउंड चैप्टर में जब तुमने ट्रांसवर्स वेव का इंट्रोडक्शन देखा था, तब तुमने मेंशन किया था वहां पे। तो यू शुड रिमेंबर, वी नो दैट वी नो दैट velocity of transverse wave on a stretch string, velocity of a transverse wave on a stretched string, is v equal to under root of t by m। करेक्ट। अब ये फॉर्मूला आपको डेरिवेशन एक्सपेक्टेड नहीं है ना, 11 में था ना, अभी है, सिर्फ पता होना चाहिए अंडर रूट ऑफ टी बाई एम। हाँ, ये टी बाई एम क्यों आया उसका रीजन है, पता रीजन? वाई अंडर रूट ऑफ टी? why under root of, why it depends on tension? Why it depends on tension? नहीं, चलो बता देता हूँ ना। दैट इज वाई कीप ऑन सेइंग अगेन एंड अगेन कि थ्योरी को निग्लेक्ट मत किया करो, क्योंकि थ्योरी इंपॉर्टेंट होता है। तो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो चाहे ट्रांसवर्स हो, दोनों में से कोई भी हो, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, हमने प्रॉपर्टीज देखे थे 11th स्टैंडर्ड में, उसमें से एक प्रॉपर्टी था द मीडियम थ्रू विच द वेव प्रोपोगेट्स शुड हैव इलास्टिक प्रॉपर्टीज। अभी इसके लिए तुमको इलास्टिसिटी पता होना चाहिए कि इलास्टिसिटी में क्या होता है। तो इलास्टिसिटी में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मटेरियल है, मैं इलास्टिसिटी समझाने के लिए एक सॉलिड मटेरियल ले रहा हूँ, सॉलिड। एंड सॉलिड में होता है पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, मतलब यू हैव एटम्स व्हिच आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एटम्स इज स्मॉल एंड फिक्स। अगर मैंने इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, पहली बात तो ये फोर्स एक्सटर्नल है, बाहर से लगाया, और ये फोर्स स्ट्रेचिंग फोर्स दिख ही रहा है तुमको, दोनों साइड से खींच रहे हैं हम लोग। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स होता है इसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, क्योंकि ये इस बॉडी का शेप बिगाड़ने वाला है, मतलब लेंथ चेंज करने वाला है। तो इसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग, बिगाड़ना, डिफॉर्मिंग फोर्स, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। इससे क्या हुआ, इससे ये जो एटम्स थे इनका मीन डिस्टेंस बढ़ गया, एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस पे आ गए।
अब होता क्या है कि जब ये मॉलिक्यूल या एटम्स एक दूसरे से दूर जाते हैं तो दे स्टार्ट डेवलपिंग अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। और क्योंकि ये फोर्स इंटरनल डेवलप हुआ, इसको बोलते हैं इंटरनल फोर्स, और इसको बोलते हैं इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। क्यों रिस्टोरिंग? क्योंकि जैसे ही मैंने बाहर का फोर्स हटा दिया, ये इंटरनल फोर्स की वजह से एटम्स विल कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, मतलब द शेप और साइज विल बी रिस्टोर्ड। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, पॉइंट नंबर वन। इलास्टिक मटेरियल में इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। पॉइंट नंबर टू कब होता है? जब तुम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तब, बराबर। पॉइंट नंबर थ्री, हमने बोला कि ट्रांसवर्स वेव हो या लॉन्गिट्यूडिनल वेव हो, उसके प्रोपोगेशन के लिए मीडियम क्या होना चाहिए? इलास्टिक, राइट। मतलब जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स गया तो मॉलिक्यूल्स शुड कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, मतलब एक्सटर्नल फोर्स जाने के बाद जो भी चेंज हुआ था वो वापस से रिस्टोर होना चाहिए। अब इमेजिन मेरे पास एक स्ट्रिंग है, आई हैव अ स्ट्रिंग, मैंने सिर्फ इसको करके रखा है हैंग, तो आई हैव जस्ट kept it like this. Does it have restoring force? No. क्यों? क्योंकि तुमने अभी तक एक्सटर्नल फोर्स लगाया नहीं। एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के लिए तुम नीचे लगा देते हो लोड, इसके नीचे लगाते हो लोड। तो लोड का काम पता है क्या है? लोड का काम है टू प्रोवाइड टेंशन, और टेंशन का काम है टू प्रोवाइड रिस्टोरिंग फोर्स। तो टेंशन स्ट्रिंग में होगा तो ही उसमें से ट्रांसवर्स वेव प्रोपोगेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तो ये बेसिक पता होना चाहिए आपको। तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव डिपेंड्स ऑन टेंशन, ये पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे एक एक करके सारे मोड्स। तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट मोड विच इज कॉल्ड एज फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, और इसको याद रखने का बहुत सिंपल ट्रिक है। एक बार याद आ गया ना, ये समझ में आ गया, तो साउंड के मतलब एयर कॉलम के दोनों केसेस तुमको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टू सिंपल। फंडामेंटल मोड मैंने अभी बताया था, सबसे बेसिक चीज। वैसे वैसे बाय द वे हम लोग स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, उसको भूलना नहीं। हम लोग यहाँ पे स्टेशनरी वेव मतलब लूप जैसा कुछ बनेगा उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर मैंने इस स्ट्रिंग को डिस्टर्ब किया, सबसे बेसिक क्या है? एक लूप बनेगा, एक लूप बनना ही चाहिए। और हम उसके लिए क्या करेंगे? हम इसको सेंटर में प्लग करेंगे और छोड़ देंगे। तो व्हेन द स्ट्रिंग इज प्लग्ड एट द सेंटर, a transverse pulse is generated. That transverse pulse gets reflected back, and then there is superposition of original wave and reflected wave. Both are traveling along the same path, but in opposite direction. और जब ऐसा होता है तो क्या बनता है? Stationary wave. So when the string is plugged at the center and released, a transverse pulse, मतलब transverse wave, a transverse pulse is generated and gets reflected back. So due to superposition of these two waves, due to superposition of these two waves, एक ओरिजिनल वाला और एक रिफ्लेक्टेड, स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पे स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड in the form of a loop, in the form of a loop as shown in figure. मैं सिर्फ पहले केस को थोड़ा डिस्क्राइब करता हूँ, उसके बाद हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे। उसके बाद तो क्या सिर्फ कितने नोट्स, कितने एंटी नोट्स, कितने लूप, डन, खत्म। तो ये सिंपलेस्ट ऑफ ऑल था, फंडामेंटल मोड, सबसे सिंपल। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एंटी नोड कहाँ बनेगा? हाँ, सेंटर में, क्योंकि तुमने जहां उसको प्लग किया। क्योंकि एंटी नोड हमेशा वहां बनता है जहां से वेव स्टार्ट होता है। वेव को स्टार्ट ही तुमने सेंटर से किया है, तो यहाँ पे बन गया एंटी नोड।
स्टेशनरी वेव के प्रॉपर्टीज याद है? स्टेशनरी वेव जब मीडियम में बनता है तो क्या होता है? नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड, मतलब एक एंटी नोड के दोनों साइड में क्या दिखना चाहिए? इसका मतलब यहाँ पे एक नोड बनेगा और यहाँ पे एक नोड बनेगा, राइट? गुड। तो in this case one loop is formed, और इस केस में एक लूप मतलब दो नोड्स और एक एंटी नोड, दो नोड्स एंड वन एंटी नोड, दो नोड्स एंड वन एंटी नोड। ओके, जितना भी हमको ये सब देखना है ना, फंडामेंटल मोड, इसके आगे के मोड्स, स्ट्रिंग के, एयर कॉलम के, हमारा टास्क सब में एक ही रहेगा, टू फाइंड आउट, जैसे मैंने बोला कि एक फ्रीक्वेंसी नहीं आता है, देर आर फ्रीक्वेंसी अलॉन्ग विथ हायर फ्रीक्वेंसी। तो हमको चेक ये करना है कि कौन से फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस हुई, मतलब हमको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालना है और क्या निकालना है, ओवरटोन्स निकालना है, तीनों केसेस में, इस केस में भी और एयर कॉलम के दो केसेस में भी। तो हमको फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी। तो कैसे फाइंड करोगे फ्रीक्वेंसी? कैसे फाइंड करोगे? हाँ, v इक्वल टू एन लैम्डा। तो v इक्वल टू एन लैम्डा ये तुमको पता ही है, और यहाँ पे n जो है, n ये फंडामेंटल मोड का फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि मैं अभी तक सिर्फ पहले ही मोड की बात कर रहा हूँ, अलग अलग मोड का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा, इसलिए तो बोल रहे हैं ना एन टू एन थ्री एन फोर, क्यों बोला था? क्योंकि अलग अलग मोड का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, अलग होगा। तो मैंने बोला एन, तो कौन से मोड का फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल। लैम्डा कौन से मोड का वेवलेंथ, फंडामेंटल। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी फ्रॉम हियर, वी बाय लैम्डा। व्हाट वाज वी, अंडर रूट ऑफ टी बाई एन, करेक्ट, राइट? अब वेवलेंथ तो तुम डायरेक्टली मेजर कर नहीं सकते, कैसे करोगे? आप बोलते हो वेवलेंथ इज क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस, यहाँ तो क्या ही मेजर करोगे, लेकिन तुमको याद है हमने और एक प्रॉपर्टी लिखा था, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स इज, हाँ, तो नोड टू नोड डिस्टेंस कितना है, लेकिन वो क्या है, लेंथ है। तो व्हाट इज लेंथ, लैम्डा बाई टू। तो देयरफॉर, but you have length in this case as lambda by 2, so lambda equal to 2l, therefore fundamental frequency is 1 upon 2l root of p by n। ये आ गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, 1 by 2l root of p by n। क्लियर, गुड। तो ये हो गया पहला फ्रीक्वेंसी। अब देखना है हायर फ्रीक्वेंसी, तो अगला मोड, ओके, अगला मोड मतलब फर्स्ट ओवरटोन, क्योंकि क्योंकि फंडामेंटल के बाद जो भी पहला होता है वो पहला ओवरटोन होता है, हो सकता है वो सेकंड हार्मोनिक हो सकता है वो थर्ड हार्मोनिक हो सकता है फोर्थ हार्मोनिक हो, वो जो भी हो उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट ओवरटोन। तो अभी चेक करेंगे फर्स्ट ओवरटोन में भी, नोट्स में मैंने कुछ और लिख के दिया होगा, नाम चेंज हो जाएगा, हायर, इसके बाद का जो भी पहला फ्रीक्वेंसी है वो इज फर्स्ट ओवरटोन। ओके, तो ठीक है, डज नॉट मैटर रियली, फर्स्ट ओवरटोन है ये तो सही है। क्या लिखा है वहां पे? हाँ, तो सेकंड हार्मोनिक आएगा ना यहाँ पे, इसके सेकंड हार्मोनिक आएगा, आएगा, देखोगे तुम, फर्स्ट हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक किया, ओके, गुड। तो अभी क्या करेंगे, पहले कहाँ प्लग किया था, सेंटर पे, मिड पॉइंट पे। अब एक काम करो, वन फोर्थ डिस्टेंस पे, मतलब सेंटर के भी सेंटर पे प्लग कर लो, मतलब यहाँ पे प्लग कर लो। यहाँ प्लग करोगे तो वेव ऐसा जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा और हो जाएगा स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन, करेक्ट। सेंटर पे प्लग किया था तो एंटीनोड सेंटर बना था, अब तुमने सेंटर पे प्लग नहीं किया, तुमने प्लग किया यहाँ पे, यहाँ पे एंटीनोड बना। तो व्हेन यू प्लग इट एट अ डिस्टेंस ऑफ वन फोर्थ, क्योंकि ये वन फोर्थ है यहाँ से और वहां से थ्री फोर्थ है, तो यू हैव टू लूप्स विच आर फॉर्म, और टू लूप्स है। इस पे जेडबल नीट में क्वेश्चन आया है, आपको बोला है लोकेट करो फोर्थ, थर्ड ओवरटोन या फोर्थ ओवरटोन बोला था, और आपको बोला था कि थर्ड ओवरटोन है, और लोकेट करके बताओ कि कहाँ कहाँ पे एंटी नोड बनेगा, कहाँ कहाँ पे नोड बनेगा।
तो लोकेट तब करोगे जब ध्यान होगा। तो ये क्या है, ये है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो इस केस में दो लूप, अभी ये दिमाग में फिट करते जाओ। पिछले केस में ना, पिछले केस में ये शॉर्टकट बहुत मैटर करेंगे। वन लूप, जब एक लूप की बात होती है ना, तो याद रखना जब एक फुल लूप की बात हो रही है तो दो नोड एक एंटी नोड या दो एंटी नोड एक नोड, ऐसा ही होगा। when you're talking about one full loop, so you will have two nodes, one anti node, or two anti nodes, one node। यहाँ पे दो नोड बनते हैं क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेच स्ट्रिंग दो जगह पे बांध के रखा है, जहाँ पे बांध के रखा है वहां पे नोड ही बनता है। तो वन लूप यहाँ पे कितना होता है, दो नोड्स और एक एंटी नोड। तो लूप का नंबर वन है तो एंटी नोड का नंबर भी वन है, और नोड का नंबर एक से बड़ा है। तो यहाँ पे कितने लूप बन रहे हैं अभी, दो। तो एंटी नोड का नंबर भी कितना आएगा, दो। नोड्स कितने आएंगे, तीन, देख लो। यहाँ पे एक एंटी नोड है, यहाँ पे एक एंटी नोड है, दो हो गए। नोड्स तीन आएंगे, तीन। दो तो दो एंड्स पे हो गए और एक आएगा सेंटर पे। तो इन दिस केस टू लूप्स, that is three nodes and two antinodes are formed। Let, इस केस में फ्रीक्वेंसी को बोल देता हूं मैं n1 और वेवलेंथ को बोल देता हूं मैं λ1। एंड ऑफ कोर्स फिर वही v इक्वल टू n लैम्डा। तो देयरफॉर v इक्वल टू n1 λ1, n1 इक्वल टू v बाय λ1। तो 1 बाय λ1 अंडर रूट ऑफ t बाय n। अब वापस से वही बात आ गई, तुमको लैम्डा वन फाइंड करना है यहां से यहां तक, दैट इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। व्हाट इज नोड टू नोड डिस्टेंस, लैम्डा बाय टू। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, लैम्डा बाय टू, और ये डिस्टेंस कितना आ गया, लैम्डा बाय टू। वेरी गुड, गुड। लेकिन तुम यहाँ पे लैम्डा बाय टू और लैम्डा बाय टू कितना हो गया, लैम्डा। लेकिन तुम यहाँ पे लैम्डा यूज करोगे, लैम्डा वन बोल रहे हो, लैम्डा वन। व्हाट इज लेंथ, इक्वल टू लैम्डा वन। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि एक बार समझ में आ गया ना, जैसे मैंने बोला दो लूप, स्ट्रेच स्ट्रिंग दो लूप, तीन नोड्स, तीन नोड्स, और किसी भी दो नोड्स में डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा बाय टू। तो तीन में कितना होगा, टू लैम्डा बाय टू, मतलब लैम्डा। दो लूप, एक लूप में डिस्टेंस लैम्डा बाय टू, तो दो लूप में कितना, टू लैम्डा बाय टू, दैट इज लैम्डा। तीन में कितना, थ्री लैम्डा बाय टू। चार में कितना, फोर लैम्डा बाय टू, दैट इज टू लैम्डा। तो यहां से देख के समझ में आ जाएगा आपको। In this case, you have length equal to lambda 1, therefore frequency equal to 1 by L root of T by। मैं भी काम करूंगा, इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, सिर्फ 2 एडजस्ट कर लिया। इससे क्या हुआ, 2n बन गया, क्योंकि ये क्या था, n था। तो इट इज 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो हियर द नेक्स्ट हायर मोड, फंडामेंटल छोड़ के, the frequency of that mode is 2 times of fundamental frequency। मतलब इस केस में first overtone is second harmonic। so here first overtone is second harmonic। good, clear। अब आ जाते हैं सेकेंड ओवरटोन पे। तो सेकेंड ओवरटोन दैट विल बी थर्ड हार्मोनिक। तो थर्ड हार्मोनिक बनेगा वहां पे, क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रिंग में ऐसा ही होता है। अभी आप क्या करोगे, अभी आप ना सेंटर पे प्लग करने वाले हो, ना वन फोर पे प्लग करने वाले हो, यू आर प्लगिंग इट एट सम अदर डिस्टेंस। और वो अदर डिस्टेंस क्या है वो बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल नहीं। तो इस केस में एक काम करता हूँ, क्योंकि डिस्टेंस मुझे नोड टू नोड डिस्टेंस आई कैन नॉट चेंज, तो नोड पहले पहले नोड को लोकेट कर लिया, क्योंकि नोड 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 में डिस्टेंस सेम होता है।
कितने लूप बन गए? 3। पहले में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इसमें जे डबल नीट में और आसानी होगी समझेगा तो, अगर स्ट्रेच स्ट्रिंग बोला है और आपको बोल दिया है 10th हार्मोनिक, 10th हार्मोनिक, पहले हार्मोनिक में कितने लूप्स थे? 1। सेकंड हार्मोनिक में कितने थे? थर्ड हार्मोनिक में कितने हैं? तो 10th में कितने होंगे? हाँ 10, तो 10 लूप्स बनेंगे। 10 लूप्स मतलब कितने नोड्स और कितने एंडिंग नोड्स? 10 एंडिंग नोड्स एंड 11 नोड्स। नोड्स में +1 होता है, तो इन दिस केस 2 loops are formed, sorry 3 loops are formed, 3 loops are formed, that is 3 nodes, है ना? मैं जानबूझ के गलती करूंगा मैं देखने के लिए। हाँ ओके वेरी गुड। तो 3 एंटी नोड्स एंड 4 नोड्स। देन फिर वही स्टोरी, वही है सब, वही है, वही फ्रीक्वेंसी, वही वेवलेंथ, सब वही। तो लैम्बडा 2 इज वेवलेंथ ऑफ दिस मोड। मोड और नोड अच्छे से सुनना, क्योंकि उस पर भी कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, क्वेश्चन है उसमें भी। मोड और नोड, मोड मतलब कितने लूप बन रहे हैं वो। पहले मोड में एक लूप है, दूसरे मोड में 2 लूप है। नोड यहाँ पे 2 लूप में, इस मोड में 3 नोड है, इस मोड में 2 नोड है, और इस मोड में 4 नोड है। हाँ तो दिस इज n2 is frequency here. Again same thing, v equal to n2 lambda 2, so n2 equal to v by lambda 2, so 1 by lambda 2 under root of p by m। यहां से यहां तक का डिस्टेंस दैट इज लेंथ, और इस केस में लेंथ इज टू सिंपल, 3 lambda 2 by 2, lambda by 2, lambda by 2, lambda by 2, 3 बार lambda by 2, तो 3 lambda 2 by 2। So, but you have length equal to 3 lambda 2 by 2, so you have lambda 2 equal to 12 by 3। तो वहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो therefore n2 equal to lambda 2 डिनोमिनेटर में था, तो 2l, और ऊपर जाएगा 3 रूट ऑफ t बाय m। तो n2 इक्वल टू 3n, क्योंकि 1/2l रूट ऑफ t बाय n इज n। So in this case, therefore, second overtone is third harmonic, is third harmonic। तो मैंने जैसे बोला कि कम से कम 3 फ्रीक्वेंसीज निकालनी पड़ेगी, हो गया कि फंडामेंटल हो गया, फर्स्ट ओवरटोन हो गया, सेकंड ओवरटोन हो गया। तो फर्स्ट ओवरटोन इज सेकंड हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन इज थर्ड हार्मोनिक, थर्ड ओवरटोन विल बी फोर्थ हार्मोनिक, फोर्थ ओवरटोन विल बी फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक विल बी फोर्थ ओवरटोन। स्टेप डाउन भी करना सीखो। 10th overtone will be 11th harmonic, तो pth overtone will be p+1 हार्मोनिक। तो यहां से कुछ जनरल फॉर्मूला बन जाते हैं हमारे। तो जनरल फॉर्मूला नंबर 1, पहला pth overtone, गड़बड़ बड़बड़ बन, pth overtone is p+1 हार्मोनिक। इसका मतलब अगर मुझे मुझे पीथ ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, पीथ ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी, जैसे सेकेंड ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी, सेकेंड ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी 3n, फर्स्ट ओवरटोन का 2n, तो पीथ ओवरटोन का p+1। वेरी गुड, पक्का याद रहेगा, याद रहेगा ना? व्हाट इज n? p+1 1/2l रूट ऑफ t by m। अभी जो बोल रहा हूँ अच्छे से सुन लेना एकदम, क्योंकि बहुत काम में आएगा ये भी। सपोज सपोज मैं फर्स्ट ओवरटोन की बात कर रहा हूँ, पहला ओवरटोन, पहला, तो व्हाट विल बी फ्रीक्वेंसी? 2n, 2n। और पहले ओवरटोन में कितने लूप थे?
2, बराबर, करेक्ट। तो मैं अगर n को छोड़ दूं तो n के साथ जो भी नंबर बचा वो क्या होता है, नंबर ऑफ लूप, बराबर ना। पहला ओवरटोन तो 2n, 2 लूप। दूसरा ओवरटोन तो 3n, 3 लूप। चौथा ओवरटोन 4n, तो 4 लूप। क्लियर यहां तक? क्लियर यहां तक? तो मुझे बताओ पीथ ओवरटोन में, पीथ ओवरटोन में कितने लूप्स होंगे? p+1। वेरी गुड। तो फर्स्ट ओवरटोन में कितने लूप्स थे? फर्स्ट हार्मोनिक में कितने लूप्स थे? फर्स्ट ओवरटोन में 2 लूप्स, फर्स्ट हार्मोनिक में एक, दो। सेकेंड ओवरटोन में 3 लूप्स, सेकेंड हार्मोनिक में। पीथ ओवरटोन में p+1, पीथ हार्मोनिक में। क्योंकि क्वेश्चन में जब क्वेश्चन आता है जानबूझ के ऐसा करते हैं। अभी तुमने दिमाग में क्या फिट कर लिया, एनपी किसका फॉर्मूला है? पीथ ओवरटोन का है। तुमने बोला ना पीथ ओवरटोन, कभी कभी बोलते हैं पीथ हार्मोनिक, जानबूझ के बोलते हैं पीथ हार्मोनिक। तुम लिखते हो p+1, p+1 आएगा कि p×n आएगा? p×n। तो क्वेश्चन क्वेश्चन को रीड करते वक्त यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओवरटोन बोला है कि हार्मोनिक बोला है? अगर पीथ ओवरटोन बोला है तो फ्रीक्वेंसी p+1n आएगा और लूप p+1 होंगे। अगर पीथ हार्मोनिक बोला है तो p×n आएगा और लूप भी p होंगे। क्लियर? पक्का पक्का? तो अगेन ओवरटोन एंड हार्मोनिक के साथ बी केयरफुल, बहुत जानबूझ के कंफ्यूज करेंगे। तो ये हो गए हमारे जनरल फॉर्मूला। अब हम आ जाते हैं थोड़े कंक्लूजन पे। तो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस इज, कंक्लूजन नंबर 1। कंक्लूजन नंबर 1, तो क्या कंक्लूजन था तुम्हारा ये देख के? व्हाट आर द कंक्लूजन्स? पहला तो वही है, पीथ ओवरटोन इज p+1 हार्मोनिक, मतलब पीथ ओवरटोन इज p+1 हार्मोनिक। इसका मतलब पीथ ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी होगा p+1 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। वो तुमने जनरल फॉर्मूला में लिख दिया है। नंबर 3, ऑल द हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। तो ये पहला फ्रीक्वेंसी था n, दूसरा क्या था 2n, फिर क्या था 3n, फिर क्या आएगा 4n, फिर क्या आएगा 5n। मतलब इन दिस केस, so in case of vibrating string, in case of stretched string, stretched string, all harmonics, all harmonics are present. That is, that is n भी है, 2n भी है, 3n भी है, 4n भी है, and all are present. करेक्ट? तो याद रखो अब, इन केस ऑफ स्ट्रेचिंग ऑल द हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। हो गया? अब जो हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या किया था? 1/12 √of p/m। इससे बनते हैं आपके लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, लॉज मतलब एक से ज्यादा है, तो 3 लॉ है। पहला लॉ है लॉ ऑफ लेंथ। अब व्हाट इज लॉ ऑफ लेंथ? एज यू कैन सी फ्रॉम द फॉर्मूला इटसेल्फ, तुमको फॉर्मूला अगर याद होगा ही, थोड़ा ध्यान दो। ये तुम्हारा बॉयल्स चार्ल्स गेलू लॉ जैसा है। 3 थे पीवीटी, पीवीटी। तुम टी कांस्टेंट रखते हो तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। तुम अगर वी कांस्टेंट रखते हो तो पी इज प्रोपोर्शनल टू टी, ये लो दैट लॉ। अगर तुम पी कांस्टेंट रखते हो तो वी प्रोपोर्शनल टू टी। मतलब 3 में से एक पैरामीटर कांस्टेंट, यहाँ पे 3 में से 2 पैरामीटर कांस्टेंट, मतलब n इक्वल टू 1/12 √of t/m। तो एल टी एन एम, इसमें से अगर मैं टी और एम कांस्टेंट रखता हूं तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ओके, तो ये बन गया लॉ ऑफ लेंथ। द फंडामेंटल वाइब्रेशन, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ
लिखा है ना, ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ प्रोवाइडेड टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट मास डेंसिटी इज केप्ट कांस्टेंट। तो द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और ये याद रखना, ये जो लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है ये सिर्फ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए है। दे आर नॉट फॉर ओवरटोन्स, दे आर नॉट फॉर हायर हार्मोनिक्स, दे आर ओनली फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ transverse vibration of stretch string is inversely proportional to किसको? to its vibrating length, to its vibrating length। अब ये वाइब्रेटिंग लेंथ क्यों बोला है मैं ये भी बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दो, आगे सोनोमीटर में काम में आएगा ये। टू इट्स वाइब्रेटिंग लेंथ प्रोवाइडेड क्या क्या कांस्टेंट रखा था? प्रोवाइडेड टेंशन एंड लीनियर मास डेंसिटी, मतलब मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी इज केप्ट कांस्टेंट, इज केप्ट कांस्टेंट। Therefore, n is proportional to 1 by L, मतलब n equal to some constant by L, मतलब n L equal to constant, ऐसे होगा ना। Therefore, इसका मतलब होता है n1 L1 equal to n2 L2 equal to n3 L3 होते जाएगा, क्योंकि P is proportional to 1 by V, मतलब PV equal to constant, वो लिखते थे ना तुम, P1 V1 equal to P2 V2, वही है ये n1 L1 equal to n2 L2 equal to n3 L3, जितने होंगे उतने। ओके, करेक्ट। अब ये वाइब्रेटिंग लेंथ क्यों बोला? क्योंकि क्या होता है, सपोज मेरे पास एक वायर है और मैं इस वायर का पूरा लेंथ वाइब्रेशन के लिए यूज नहीं कर रहा हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे दो नाइफ एजेस लगा दी, ये सोनोमीटर बॉक्स में तुम देखने ही वाले हो, तो यहाँ पे हमने ऐसा नाइफ एज लगा दिया, मतलब सपोर्ट है, बेसिकली सपोर्ट दे दिया वायर को। तो ये जो दो नाइफ एज के बीच का लेंथ है उतना ही वाइब्रेट होता है। तो वाइब्रेटिंग लेंथ मतलब टोटल लेंथ ऑफ द वायर होगा, ऐसा नहीं बोल सकते हो। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो बीच का लेंथ है वही वाइब्रेटिंग लेंथ। तो इसके लिए वहां पे स्पेसिफिकली बोला है वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ द वायर, सिर्फ लेंथ नहीं बोला, वाइब्रेटिंग लेंथ। तो इट इज पॉसिबल दैट you may not be vibrating the complete length of the wire, you may be vibrating only a small length of the wire। 10 मीटर में से मान लो 6 मीटर यूज कर रहे हो तो फिर सेम 6 मीटर वाइब्रेटिंग लेंथ। नंबर 2, लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ टेंशन। तो जैसे तुमने पहले पहले तुमने टेंशन और लीनियर मास डेंसिटी को देखा था कांस्टेंट, टेंशन और लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट था, अब लेंथ और लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। तो बहुत सिंपल सिंपल है केसेस, तो ठीक है, मेरे लिए तो काम आसानी होता है, कॉपी पेस्ट। हाँ, with some changes of course। The fundamental frequency of transverse vibration of stretch string is directly proportional to tension, is directly proportional to tension in the string। वेरी गुड, अच्छी बात है, स्क्वायर रूट याद है, गुड। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग, square root of tension in the string provided, क्या provided, क्या क्या कांस्टेंट रखा? provided its vibrating length and linear mass density are kept constant,
Therefore, n is proportional to root of t, which means n equal to some constant into root t, which means n upon root t equal to constant. Therefore, n1 by root t1 equal to n2 by root t2 equal to n3 by root t3 and so on. हो गया सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ टेंशन। तीसरा आएगा लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी, मतलब लॉ ऑफ मास पर यूनिट लेंथ। तो तीसरा है लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी, लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी, लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी। तो इस केस में हम लोग लेंथ को और टेंशन को रखेंगे कांस्टेंट और वेरी करेंगे लीनियर मास डेंसिटी। करेक्ट, राइट, बराबर ना। पहले केस में जब लॉ ऑफ लेंथ बोल रहे थे तो लेंथ को वेरी किया, टेंशन और लीनियर मास डेंसिटी चेंज कर दिया। जब लॉ ऑफ टेंशन बोल रहे थे तो टेंशन को वेरी किया, लेंथ और लीनियर मास डेंसिटी सेम रखा। तीसरे केस में तुम बोल रहे हो लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी, तो लीनियर मास डेंसिटी को चेंज करेंगे, टेंशन और लेंथ को कांस्टेंट रखेंगे। थ्योरेटिकली होता है, प्रैक्टिकली नहीं होता है। तो प्रैक्टिकली हम इसके बाद सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट देखेंगे, उसमें हमको ये जो लॉ ऑफ लेंथ है या फिर लॉ ऑफ टेंशन है ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना है यूजिंग सोनोमीटर, लेकिन हम लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं करते। उसका रीजन है, देखो टेंशन, लॉ ऑफ टेंशन जब तुमको वेरीफाई करना है तो तुम क्या चेंज करोगे? टेंशन कैसे चेंज करोगे? लोड बढ़ा दोगे, वायर के नीचे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लोड डालते जाओगे, राइट। तो हम एक स्लॉटेड वेट अरेंजमेंट रखते हैं, स्लॉटेड मतलब उसमें स्लॉट्स है, खांचे। तो जिनको इंग्लिश थोड़ा सा वर्ड्स पता है ना, उसके लिए कुछ भी नहीं है फिजिक्स। स्लॉटेड मतलब स्लॉट्स। जैसे मान लो 500 ग्राम का स्लॉट है, तो मैंने 500 ग्राम वेट बढ़ाया, टेंशन बढ़ गया, और 500 बढ़ाया और बढ़ गया। तो टेंशन में चेंज कर सकता हूँ विदाउट डूइंग मच, सिर्फ एक्स्ट्रा वेट डाल दिया, हो गया, राइट। मैं लेंथ भी चेंज कर सकता हूँ, वो जो दो नाइफ एजेस थे उसका डिस्टेंस चेंज कर दूंगा तो लेंथ चेंज हो जाएगा। लेकिन लीनियर मास डेंसिटी ये वायर का प्रॉपर्टी है, तुमको वायर चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग करते नहीं है, वो हम लोग कर नहीं सकते हैं। बस कर सकते हैं मतलब इट इज नॉट वेरी इजी। तो फिर क्या करेंगे ना, मतलब 4-5 अलग अलग वायर ला के रखना पड़ेगा, फिर बार बार वायर निकालो सेटअप से, फिर वापस लगाओ, तो वो हम लोग वेरीफाई करते ही नहीं। तो थ्योरेटिकली यू कैन से कि एल और टी कांस्टेंट्स है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर मास डेंसिटी। ओके, तो आगे वापस से यहीं पे, the fundamental frequency of transverse vibration of stretch string is inversely proportional to square root of linear mass density provided what provided tension and its vibrating length is kept constant. Its vibrating length is kept constant. Therefore, you can say that n is inversely proportional to 1 by root m, which means that you can say that n is equal to some constant by root m, which means you can say that n root m equal to constant, which means you can write n1 root m1 equal to n2 root m2 equal to n3 root m3, so on, so on, so forth. Good, correct, right, हो गया। लेकिन अभी कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपको लीनियर मास डेंसिटी दी नहीं होती, आपको दिया होता है रेडियस ऑफ द वायर। तो फिर हमको ये जो लीनियर मास डेंसिटी है ना, अभी ये याद रखना, एन रूट एम इज कांस्टेंट। फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो लीनियर मास डेंसिटी का नहीं है, एरिया ऑफ द वायर है या तो रेडियस ऑफ द वायर है। तो व्हाट इज एम बाई एल, व्हाट इज मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी,
व्हाट इज वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ, बराबर ना। अरे वायर सिलिंड्रिकल शेप होता है, वायर वायर इज जस्ट लाइक द सिलेंडर। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एरिया इनटू लेंथ, ओके, एरिया इनटू लेंथ, मतलब पाई आर स्क्वायर। एल एल हो गया कैंसल, so therefore you have m equal to pi r square, okay, therefore therefore अभी देखो, अगर मैंने मैंने मटेरियल सेम रखा, मतलब कॉपर कॉपर, तो डेंसिटी सेम, पाई तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो m इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। therefore हमारे पास जो वो n रूट m इक्वल टू कांस्टेंट था ना, वो बन जाएगा n रूट ऑफ आर स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब एन आर इक्वल टू कांस्टेंट। सही है, मतलब एन वन आर वन इक्वल टू एन टू आर टू इक्वल टू एन थ्री आर। ये आ गया आपके पास लीनियर मास डेंसिटी से रेडियस का रिलेशन। तो लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी, उससे आप रेडियस के रिलेशन पे भी जा सकते हो। तो यू कैन रिलेट, यू कैन कनेक्ट फ्रीक्वेंसी विथ रेडियस ऑफ द वायर। गुड, इनवर्स रिलेशन है बेसिकली, क्योंकि प्रोडक्ट कांस्टेंट मतलब रिलेशन इज इनवर्स। है तो क्लियर। अब ये जो हमने तीन लॉ यहाँ पे मेंशन किए, इसमें से जो पहले दो लॉ है उसको तुम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ सोनोमीटर बॉक्स। अभी अभी आज मैं आपको सिर्फ सोनोमीटर बॉक्स का कंस्ट्रक्शन समझाऊंगा, क्या क्या इन्वॉल्व है उसमें। बाकी वेरिफिकेशन हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। तो सिर्फ ध्यान दो, सोनोमीटर क्या होता है, सोनोमीटर बॉक्स में साउंड बॉक्स क्या होता है। तो सोनोमीटर बेसिकली इट इज अ हॉलो रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स। हॉलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉलो? फोकल, अंदर से खाली, ओके। तो इट इज अ हॉलो रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स। अब ये इसको हॉलो क्यों रखा बताता हूं मैं, वेट अ मिनट। तो ये एक हॉलो रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स है, जस्ट अ मिनट। बड़ नहीं करोगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ऑफ कोर्स। तो यू हैव अ रेक्टेंगुलर wooden box which is basically hollow from inside. Hollow does not mean vacuum. Hollow means no solid material, there is air inside this. तो यहाँ पे hollow का मतलब ये मत समझना कि अंदर वैक्यूम है, अंदर एयर है, ओके। इसको तुम साउंड बॉक्स भी बोलते हो। और यहाँ पे सर्कुलर ओपनिंग्स होते हैं फॉर एयर टू गो इनसाइड, दिस इज कॉल्ड एज साउंड बॉक्स। तो सोनोमीटर, मैं इसका थ्योरी लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ बोलते जाऊंगा, जो भी है वो बोलते जाऊंगा। तो सोनोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ हॉलो रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स, hollow rectangular wooden box, right, which contains large mass of air inside. इसके अंदर large mass of air है। अब large mass of air क्यों चाहिए? क्योंकि इसके ऊपर तुम स्ट्रिंग लगाओगे, स्ट्रिंग को वाइब्रेट करोगे, स्ट्रिंग का वाइब्रेशन मतलब क्या, साउंड वेव। तो वो साउंड वेव जो जनरेट हुआ ना, उसको एम्पलीफाई करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीफिकेशन? इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड, इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल। तो इन अ वे जो मैंने यहाँ लगा के रखा है, ये स्पीकर्स दे आर कनेक्टेड बाय एम्पलीफायर्स। तो इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड एज एम्पलीफिकेशन। तो गिटार में भी वही होता है, सितार में भी वही होता है। गिटार के स्ट्रिंग के पीछे जो बॉक्स होता है, वो यही बॉक्स है, सिर्फ शेप अलग है, ओके। उसके अंदर होता है एयर। अब क्यों? क्योंकि अगर मैंने स्ट्रिंग को वाइब्रेट किया, देखो गिटार बजाने वाला तो एकदम आराम से ऐसा प्ले करता है ना, स्ट्रिंग कैसे करता है, और स्ट्रिंग टूट जाएगा। अब तुम पीछे बैठे बोले कुछ सुनाई नहीं आ रहा, जोर से बजाओ, बजाने गया जोर से, गया स्ट्रिंग टूट गया। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग, तो जो भी स्ट्रिंग ने वाइब्रेशन जनरेट किए, मतलब साउंड जनरेट किया, उस साउंड को एम्पलीफाई करना है। तो होता क्या है कि जो अंदर का एयर है, जो स्ट्रिंग के वाइब्रेशन है ना, वो कहाँ चले गए, एयर में।
लार्ज मास ऑफ एयर, लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर, एयर भी क्या होगा, वाइब्रेट होगा विद द सेम फ्रीक्वेंसी। तो हमने स्ट्रिंग को वाइब्रेट किया, वो स्ट्रिंग के वाइब्रेशन एयर के पास गए, एयर का ज्यादा मास था तो लार्ज मास ऑफ एयर वाइब्रेट सो दैट द साउंड गेट्स एम्पलीफाइड। तो साउंड बॉक्स इसके लिए बोला है क्योंकि यहाँ पे अंदर जाके साउंड का एम्पलीफिकेशन होने वाला है, right? So it consists of a hollow rectangular wooden box which has a large mass of air, and basically this sound box is used to amplify sound generated by strings, तो स्ट्रिंग दिखाना पड़ेगा। अब स्ट्रिंग दिखाना पड़ेगा तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग तो हम ऐसा लटका के छोड़ नहीं सकते ना उसको, तो स्ट्रिंग को सपोर्ट देने के लिए दो नाइफ एजेस है। सो देर आर टू नाइफ एजेस, रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट थिंग, देर आर टू नाइफ एजेस। अभी मैं 3D डायग्राम ड्रॉ कर नहीं पाऊंगा तो मैं 2D ही ड्रॉ कर लेता हूँ, ओके। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू नाइफ एजेस which are which are kept along the width। तो ये जो width है ना, इसके ऊपर रख दिया तुमने। सो इट कंसिस्ट ऑफ टू नाइफ एजेस, नाम भी दे देते हैं PQ, तो लेटर से P and Q। तो ये आ गया P नाइफ है, ये आ गया Q नाइफ है। So it consists of two knife edges which are kept along the width of the sonometer box, but they can move parallel to the length of the box। ये सीधी सी बात, इमेजिनेशन बढ़ाओगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रटना कब पड़ता है, जब तुम प्रॉपरली चीजों को इमेजिन नहीं करते। ये था साउंड बॉक्स का टॉप, टॉप मतलब विथ। मैंने नाइफ एज को कैसे रखा, अलोंग द विथ, ऐसे ही रखा। लुक एट माई हैंड, दिस इज हाउ दे आर केप्ट अलोंग द विथ। बट जब तुम मूव करोगे तो कैसे मूव करोगे, पैरेलल टू द लेंथ। So these two knife edges are kept along the width of the sound box, but they can move parallel to the length of the sound box। बराबर। रस्सी कहाँ गई, रस्सी वायर स्ट्रिंग रन्स पैरेलल भाग नहीं रहा वो, रन्स पैरेलल मतलब उसको पैरेलल भेजा है हमने। कैसे भेजा है, रन्स पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द बॉक्स, करेक्ट, ओवर द नाइफ एजेस, नाइफ एजेस के ऊपर पे। अब ऐसा तो छोड़ नहीं सकते, तो रहेगा ही नहीं वो, तो रहेगा नहीं तो हमको यहाँ पे बेसिकली एक पुली निकालते हैं, पुली। और ये जो स्ट्रिंग का जो एक एंड है ना, इसको इधर हमने एक हुक से मतलब यहाँ पे बांध दिया। तो वन एंड इज केप्ट फिक्स्ड एंड द अदर एंड रन्स ओवर अ पुली, तो यहां से आ गया अदर एंड। और जो अदर एंड है वो फ्री एंड है, फ्री एंड पे तुमने लगा दिया स्लॉटेड वेट अरेंजमेंट। तो ऐसा स्लॉटेड वेट अरेंजमेंट है। द फ्री एंड ऑफ द वायर is connected with slotted weight arrangement which can be used to increase or decrease tension। तो तुम यहाँ पे ज्यादा वेट डालोगे तो टेंशन बढ़ेगा। क्लियर यहाँ तक, राइट। अब वाइब्रेटिंग लेंथ जो होता है ना, वाइब्रेटिंग लेंथ you can change by changing the distance between two knife edges। क्लियर यहाँ तक, पक्का पक्का क्लियर। अब इसके ऊपर होता है एक पेपर का राइडर, पेपर का छोटा सा टुकड़ा जिसको बोलते हो राइडर। हमको अल्टीमेटली स्टेशनरी वेव का स्टडी करना है क्योंकि हम ये मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग मतलब स्टेशनरी वेव ही देख रहे हैं कब से। तो हमको स्टेशनरी वेव का स्टडी करना है, तो स्टेशनरी वेव के लिए पहले वेव भेजना पड़ेगा। तो वेव कैसे भेजोगे, बाय प्लकिंग, वायर को खींच लो छोड़ दो, या फिर विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। क्योंकि क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है, वायर ट्यूनिंग फोर्क हम अपने हाथ से भी कर सकते हैं, बट व्हेन यू प्लग विद द हेल्प ऑफ योर हैंड यू आर नॉट श्योर अबाउट द फ्रीक्वेंसी दैट यू कैन ऑब्टेन। सपोज मुझे स्पेसिफिकली 200 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो मैं 200 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फोर्क लाऊंगा, उसको पैट करूंगा और इधर टच कर दूंगा, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन था वो ट्यूनिंग फोर्क से कहाँ गया, वायर को गया। तो हैंड से प्लकिंग क्यों नहीं करते, क्योंकि हैंड से प्लग करोगे तो यू कैन नॉट गिव इट द स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी दैट यू वांट, दैट इज व्हाई वी यूज ट्यूनिंग फोर्क। अब होता क्या है, देखो अभी इंपॉर्टेंट है,
ये जो वाइब्रेशंस थे ट्यूनिंग फोर्क से आगे स्ट्रिंग से गए साउंड बॉक्स। मतलब स्ट्रिंग एक मीडियम है और एयर दूसरा मीडियम है। तो जब जब इस साउंड बॉक्स का नेचुरल फ्रिक्वेंसी, हर एक मटेरियल का नेचुरल फ्रिक्वेंसी होता है। अगर ये साउंड बॉक्स का नेचुरल फ्रिक्वेंसी स्ट्रिंग के फ्रिक्वेंसी के साथ मैच हो गया तो देर आर वाइब्रेशंस ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मतलब देर इज फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है ना एंटी नोड पे, और जब ऐसा होता है तो ये पेपर राइडर नीचे गिर जाता है। फिर आप बोलते हो रेजोनेंस हो गया। तो यहाँ पे स्टेशनरी वेव बनना मतलब रेजोनेंस होना। रेजोनेंस होना मतलब एक फ्रीक्वेंसी दूसरे के साथ मैच। तो यहाँ पे स्ट्रिंग का वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी और साउंड बॉक्स का नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो गया तो साउंड बॉक्स मतलब इन दिस केस कॉलम ऑफ एयर वाइब्रेट्स विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड वी से दैट स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म्ड एंड वी से दैट देयर इज रेजोनेंस एंड द पेपर राइडर फॉल्स ऑफ। वेट अ मिनट, अभी खत्म नहीं हुआ। अभी ये रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव नोन अबाउट दिस एक्सीडेंट। ब्रिज पे आपको शायद पता होगा, ब्रिज पे मार्चिंग सोल्जर्स मार्च करते हैं ना, वो अलाउड नहीं होता है। यू नो सोल्जर्स लेफ्ट लेग टुगेदर, राइट लेग टुगेदर, सारे के सारे सोल्जर्स, दैट इज नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि आई थिंक इन 1980 और समथिंग, मुझे अभी ईयर याद नहीं, तो वहां पे सोल्जर्स मार्च करके जा रहे थे और ब्रिज हो गया कोलैप्स। अब ब्रिज कोलैप्स हुआ तो पहले तो केस हुआ बिल्डर के ऊपर, तुमने खराब मटेरियल यूज किया, यू हैव नॉट केप्ट द स्टैंडर्ड। केस चला बहुत टाइम तक, उसने बोला नो आई हैव डन इट अकॉर्डिंग टू द डिजाइन, अकॉर्डिंग टू द बेस्ट मटेरियल, तो मेरी तो गलती है नहीं। तो फिर बाद में एक साइंटिफिक टीम बिठाई गई, फाइंड आउट द रीजन व्हाई इट कोलैप्स। तो समझा जिस फ्रीक्वेंसी से वो मार्च कर रहे थे वो और ब्रिज का नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गया सेम एंड द ब्रिज स्टार्टेड वाइब्रेटिंग विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। गया। तो फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स किसी भी ब्रिज पे मार्चिंग अलाउड नहीं है। और अभी रिसेंटली इंडिया में ही हुआ, रिसेंटली 3-4 महीने 5 महीने पहले शायद, वो एक हैंगिंग ब्रिज था जिसपे लोग टूरिस्ट जाते थे वॉकिंग, और सब जाके नाचने लग गए उसके ऊपर। Okay. क्या गलती है, साइंस पता नहीं था उनको। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी अब कल देखते हैं।